In this topic, we are going to study derangement और इसके concepts और problems. अब problems में IIT एडवांस ने अभी तक रिपीटेशन वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा है, बट स्टिल सिंस वी आर स्टडिंग फॉर IUQM वी शैल बी प्रिपेयर्ड. मैं रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँ और देयर आर अमेजिंग क्वेश्चंस, अमेजिंग. ठीक है, लेट्स बिगिन. नाउ डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डिरेंजमेंट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट में परमुटेशन कम्बिनेशन आता है, उसी तरह डिरेंजमेंट होता है. अब ये डिरेंजमेंट में क्या होता है, मतलब कैसे अरेंज करना है? अरेंज bunch of items and how, so that none of them ends in their original place, so that none of them ends in original spot. ठीक है, ये मतलब होता है डिरेंजमेंट का, ओरिजिनल स्पॉट पे नहीं है. ओके, नाउ जैसे इसका मतलब क्या है? सपोज मान लो तुमने लेटर लिखा L1 L2. ठीक है, लेटर 1 को इन्वेलप 1 में जाना था, लेटर L2 को इन्वेलप 2 में जाना था. तो कितना ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कि लेटर जो है वो इन्वेलप 1 में ना डाला गया? तो एक तो यही अरेंजमेंट हो सकता है, L1 E2 और L2 E1. सो दिस इज द अरेंजमेंट वेयर नन ऑफ द लेटर्स गोज इन द ओरिजिनल इन्वेलप. सो दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. इसी को बोलते हैं डिरेंजमेंट. ठीक है, तो अगर डिरेंजमेंट को डिटेल में देखा जाए तो मान लो एक ही आइटम है, वन आइटम, कोई भी वन आइटम, मान लो कुछ भी, सिंगल लेटर ए है, तो ए को कहीं पे मूव कराना है, मान लो किसी बॉक्स में, तो ऐसा जगह मान लो एक ही बॉक्स है. ठीक है, तो कितने तरीके से अरेंज करा सकते हैं सच दैट इट डजंट गो इन इट्स बॉक्स? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो हो नहीं सकता. तो वन आइटम के लिए डिरेंजमेंट क्या होता है? इसको हम D1 लिख रहे हैं, D1 0 हो जाएगा. ठीक है, अब दो की बात करें, टू आइटम्स, तो टू आइटम्स में तो है कैसे? अभी हम बोले लेटर L1 L2, ये किस में जाएगा? E1 E2 में. ये ओरिजिनल स्पॉट था, लेकिन गलत स्पॉट क्या होगा? तो लेटर L1 E2 में गया, लेटर L2 E1 में गया. सो दिस इज डिरेंजमेंट. सो D2 कितना हो जाएगा? D ऑफ 2 विल बी 1. अच्छा, अगर 3 का डिरेंजमेंट है, सपोज डिरेंजमेंट ऑफ 3, D3 अगर बात करें, सो D3 के लिए क्या हो जाएगा? मान लो सपोज आई चूज लेटर L1 L2 L3, दिस इज E1 E2 एंड E3. ओके, E1 E2 एंड E3. नाउ हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट? तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने तरीके होने चाहिए इसके. तो कितने तरीके होने चाहिए? एक तो ये सही तरीका है, दिस इज अरेंजमेंट, दिस इज अरेंजमेंट. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा चाहिए कि L1 E1 में ना आए, L2 E2 में ना आए, L3 E3 में नहीं. तो एक काम करते हैं, L1 को E2 में डाल देते हैं, L2 को E3 में डाल देते हैं और L3 को E1 में डाल देते हैं. ये एक डिरेंजमेंट हो जाएगा. दिस इज वन डिरेंजमेंट. अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा भी कर सकते हैं, अभी मैंने L1 L2 का एक्सचेंज करा और L3 बाद में खुद सेट हो गया. अब L1 को हम क्या करते हैं? E3 में डालते हैं, L2 को E1 में डालते हैं और L3 को E2 में डालते हैं. क्या डिरेंजमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ. अगेन दिस, कोई भी लेटर सही इन्वेलप में नहीं गया. बाकी कोई भी तरीका लगा लो. फॉर एग्जांपल, बाकी तुम L1 को, सपोज L1 को तुम किस में डालो? मान लो E2 में डाले, और L2 को मान लो E1 में डाले, लेकिन L3 तो E3 में रह गया. दिस इज़ नॉट डिरेंजमेंट, ये डिरेंजमेंट नहीं है. ठीक है, कोई भी लेटर सही इन्वेलप में नहीं जाना चाहिए था. तो यहाँ तो बस इतना ही पॉसिबल वेज था. तो D3 कितना हो गया बच्चों? D3 इज 2. ठीक है, तो डिरेंजमेंट 3 आइटम्स का कितना होगा? सो 2 ही होगा. नेक्स्ट, अगर मान लो 4 है, सपोज इफ इट इज़ D4, तो कैसे करेंगे? So basically instead of doing like this we can go for a general formula. ठीक है, तो D4 के लिए क्या होगा? So for D4 actually it comes as 9. अगर if you want to count you can count. This is L1 L2 L3 L4. सही अरेंजमेंट क्या है? E1 E2 E3 E4. दिस इज करेक्ट अरेंजमेंट. लेकिन अब क्या होना चाहिए? अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए ताकि
कोई भी सही इन्वेलप में नहीं जाए लेटर, तो L1 को E2 के साथ भेज दो, L2 को E1 के साथ, अच्छा L3 को E4 के साथ भेज दो, L4 को E3 के साथ। एक अरेंजमेंट डिरेंजमेंट तो ऐसा ही हो गया, ये ट्रू है। अच्छा फिर L1 को आओ E3 के साथ, L2 को आओ E4 के साथ, फिर L3 को आओ E1 के साथ, और L4 को आओ E2 के साथ। अब भी डिरेंजमेंट है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। फिर L1 को आओ L4 के साथ, सॉरी L1 विथ E4, L2 और L4 विथ E1, ये भी तो हो सकता है। अच्छा L2 विथ E3, L3 विथ E2, ये भी तो हो सकता है। सो हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर? तो इन टोटल देयर आर 9 पॉसिबल केसेस। अच्छा और क्या होगा, एक और काम करते हैं, L1 को L2 के साथ भेज दिए, L1 को E2 के साथ, ठीक है, फिर L2 को E3 के साथ, L3 को E4 के साथ, और L4 को E1 के साथ, ये भी एक पॉसिबल केस है, ठीक है। तो ऐसे अगर केसेस आप काउंट करते चलो, सो इट विल टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम। टोटल 9 केसेस आते हैं, यू कैन काउंट द रेस्ट। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब हाउ विल यू फाइंड द फॉर्मूला। सो वी कैन गो फॉर रेकरेंस रिलेशन। पहला, हाउ टू फाइंड फॉर्मूला। पहला यूजिंग रेकरेंस, पहला होगा यूजिंग रेकरेंस, सेकेंड होगा यूजिंग पाई, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन, ठीक है, यूजिंग पाई। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब रेकरेंस से कैसे कर सकते हैं बच्चों? सो बेसिकली प्रीवियस अरेंजमेंट देखना होता है, रेकरेंस रिलेशन में पढ़ा चुका हूँ। प्रीवियस अरेंजमेंट कैसे देखेंगे, लेट्स से रेकरेंस वाला कंडीशन कैसा होगा, तो इसमें क्या होगा, केस वन मतलब सपोज टोटल क्या है, n आइटम्स, या फिर n लेटर्स कह लो, n लेटर्स, ठीक है, और इसमें n इन्वेलप्स हैं, देयर इज n इन्वेलप्स, ठीक है। सो अब क्या है कि मान लो फर्स्ट लेटर को देखते हैं, कंसिडर फर्स्ट लेटर के पास क्या चॉइस है, E1 में नहीं जा सकता, बाकी किसी में सही है, बाकी सारे, हाँ या ना। तो टोटल कितना पोजीशन हो गया, फर्स्ट लेटर के लिए n-1 पोजीशंस अवेलेबल है, n-1 पोजीशंस, ठीक है। अब उसमें से सपोज n-1 पोजीशन में कोई भी एक चूज होता है, से फर्स्ट लेटर गोज इन एनवेलप के में चला गया, ठीक है। अब एनवेलप के में चला गया, तो बेसिकली केस क्या बनेगा इस केस में, मतलब जनरलाइज यहां पे करता हूं, ये तो नॉर्मल था, अब केस क्या बनेगा, सो दिस विल बी केस 1, क्या कि आइटम इज एट पोजीशन के, ठीक है। आइटम का मतलब यहाँ पे हम लेटर की बात कर रहे हैं, के, और यहाँ पे क्या था, एक्चुअली यहाँ पे ओरिजिनल आइटम विच वॉज हैविंग लेटर के हियर, और ये मूव कर जाता है, मूव्स टू पोजीशन 1। अरे सिंपल बात है, इंटरचेंज हो रही है। इंटरचेंज का मतलब मान लो यहाँ पे L1 पहला लेटर था और ये L के लेटर था, मैं कह रहा हूँ, और यहाँ पे इन्वेलप E1 था, यहाँ पे इन्वेलप EK था, मैं कह रहा हूँ L1 अगर EK में गया तो L के E1 में चला गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मतलब हमने आइटम स्वैप कर दिया है, स्वैप्ड द लेटर्स, ठीक है, लेटर्स इन एनवेलप, बेसिकली स्वैप करा है। तो अब क्या है, तो रिमेनिंग कितने आइटम्स बचे, तो रिमेनिंग अब रिमेनिंग कितने बच गए सोचो, दो लेटर्स, दो इन्वेलप में तो डिरेंज हो चुके, तो अब बचा कितना, n-2। सो n-2 को क्या करना है, डिरेंज करना है। नाउ n-2 मस्ट बी डिरेंज, n-2 लेटर्स मस्ट बी डिरेंज्ड, ठीक है। सो व्हाट इज द वे, तो इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब पहला आइटम
फर्स्ट आइटम गोज n-1 पोजिशन एंड देन दिस केस कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो पहला आइटम जाने का कितना तरीका, n-1, बाकियों का कितना तरीका, रिमेनिंग n-2 लेटर्स मस्ट बी चेंज, तो इनका कितना तरीका, तो d ऑफ n-2, इसी को बोलते हैं रेकरेंस, ठीक है। सो दिस इज द टोटल डिरेंजमेंट, इस केस में टोटल डिरेंजमेंट, ओके। अच्छा, केस 2 ऐसा भी हो सकता है कि स्वैप नहीं हुआ हो, केस 2। सो फॉर केस 2 मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो लेटर के था, लेटर के डज नॉट गेट स्वैप्ड, सिंपल बात है, स्वैप नहीं हुआ है यहां पे, मतलब ये किसी और के साथ गया होगा। सो हाउ डू वी डू इट, मान लो लेटर L1 जो था वो इन्वेलप के में घुसा था सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो चला गया, अब अरेंजमेंट कितनों का बचा है, तो n-1 आइटम्स है, ठीक है। L1 तो आउट ऑफ प्लेस है ही, तो अब n-1 आइटम को ऐसा करना है कि डिरेंज करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो n-1 आइटम्स को, ठीक है, किसको छोड़ के, n-1 में L1 को छोड़ दिए, ठीक है, और पोजीशन कितना है, पोजीशन लेफ्ट n-1। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना, लेटर 1 इन्वेलप 1 में नहीं जा सकता, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर नहीं जा सकता तो बाकी कितने तरीके बच गए। सो सिंपल है, आइटम 1 कैन गो एनी ऑफ n-1 पोजीशन, ठीक है, और बाकी के लिए क्या है, बाकी डिरेंजमेंट ऑफ n-1 लेटर्स, n-1 लेटर्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज d(n-1), डन, ठीक है। सो ओवरऑल कितना हो गया, सो दिस केस कॉन्ट्रीब्यूट्स d(n-1) इंटू n-1 इज इक्वल टू टोटल केस, यहाँ पे हो गया टोटल केस, ओके। सो इफ वी कंबाइन नाउ, combining what we get, d of n is equal to n-1 into d(n-1 प्लस d(n-2), ठीक है। केस देख लेते हैं, पहला चेक करते हैं, d4 के लिए सही लिखा हूँ, d4 के लिए 4-1 इंटू कितना हो जाएगा, d3 प्लस d2, और दिस इज 4-1 3, d2 कितना आया था 1, d3 कितना आया था 2, सो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9, सो दिस मैचेस, ठीक है। तो अगर d5 हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सो दिस विल बी 5-1 एंड दिस विल बी d5-1 d4 प्लस d3, ठीक है। सो दिस विल बी 4 इंटू d4 कितना आया बच्चों 9, d3 कितना था 2, सो दिस विल बी d3 was 2, yeah correct, and d4 is 9, so basically 9 plus 2 11, 11 4 44, so d5 will be 44, सुपर। अब d5 44 आ गया तो यही तरीका है बनाने का, ठीक है, डन। लेकिन क्या इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना वैलिड है, तो इसके लिए दूसरा तरीका भी वर्क करता है, क्या, रेकरेंस के जगह पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग रेकरेंस वी डू सम बेटर वेज टू फाइंड आउट द वैल्यू, सो हाउ टू डू इट, तो बेसिकली let's write another formula, so this is explicit derangement formula, और we will check कि values क्या सेम आए हैं। derangement formula क्या होता है, basically we write dn is equal to n factorial summation of k is equal to 0 से n minus 1 पर पावर k by k factorial, this is the value। और पता है ये नियरली किसके क्लोज होता है, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई ई,
कैसे, लेट्स सी. सो बेसिकली वी कैन राइट dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. मतलब कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल. इधर कितना लिखेंगे, -1 पर पावर 0/0 फैक्टोरियल, दैट इज 1 माइनस, फिर से सोचो 2, तो माइनस कितना हो गया, दिस इज माइनस k इज इक्वल टू 1 रखो तो 1/1 फैक्टोरियल, और प्लस फिर से कितना हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल, फिर से कितना हो जाएगा -1/3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहे प्लस कहाँ तक, -1 पर पावर n/n फैक्टोरियल. अच्छा, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये तो पता ही है. सो दिस द फार्मूला, दिस अनदर फार्मूला. अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हाउ कैसे, हाउ एंड मतलब हाउ डिड दिस डिराइव, ये आया कैसे, तो आई विल टेल यू. d5 एक बार पुट करके देखते हैं. दिस इज 5 फैक्टोरियल, n के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है. ठीक है. सो हाउ डू वी फाइंड दिस, तो 1 माइनस 1 ये तो कट ही जाएगा. 5 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 माइनस 1/720. अब एलसीएम तो 720 ही होगा, तो इसको तो हटा ही दो. ऊपर कितना बचेगा 360 माइनस 120 प्लस 30 माइनस 1. ठीक है. I think we are correct. 5 factorial is not, 5 factorial is 120. So 5 factorial will be 120. 5 4 3 2 1. So this is 120. प्लस हाँ -1 बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 120. तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया बच्चों 120, यहाँ भी कितना आएगा 120, एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल. सो 120 इंटू ये कितना हो गया 2 से 60, 6 से 20, 24 से 5 एंड -1. So 120 gets cancelled, 45 minus 1, this is 44. So D5 is 44, correct. This formula is also correct. But how? How does this formula arrive? So we can see derivation. Now this derivation is not important for those who are only studying for IOQM, but for RMO you must know. ठीक है. तो अब अगर IOQM की तैयारी करें तो नेक्स्ट पढ़ो तो RMO है ही. सो कैसे करेंगे, सी डेरिवेशन. तो देयर इज़ वन फेमस प्रॉब्लम मतलब दैट इज़ नोन एज हैड चेक प्रॉब्लम. ठीक है. वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम इज़ हैड चेक प्रॉब्लम. अब ये हैड चेक प्रॉब्लम क्या होता है, इमेजिन करो, इमेजिन n पीपल इज़ देयर. ठीक है. इमेजिन n पीपल है. ठीक है. n पीपल. नाउ n पीपल कैसा है, P1 P2 P3 एंड टिल Pn. ठीक है. चेक देयर हैट्स. अब हैट्स क्या है, मान लो हैट्स पहन के रखा है H1 H2 टिल Hn. ईच पर्सन ओन्स दैट हैट. ईच पर्सन मतलब ईच पर्सन Pi ओन्स दैट हैट Hi. ठीक है. सो व्हेन दे लीव they are returned, the hats are returned randomly. अब randomly रिटर्न करा जाता है. सो प्रॉब्लम ये है कि इसका वैल्यू निकालना है randomly. नंबर ऑफ वेज no one gets their own hat back. No one gets their own hat back. नहीं मिलता है वापस उनको. ठीक है. सो इसी को बोलते हैं DN. कैसे निकालेंगे, so basically for the solution part let's see. suppose total possibility चेक करते हैं पहले. तो टोटल पॉसिबिलिटी है क्या, टोटल पॉसिबिलिटी मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन. तो बिना रेस्ट्रिक्शन के कितने वैल्यूज आएंगे. सो n हैट्स हैं और n पीपल है. तो पहला वाला को तो कोई भी n हैट्स मिल सकता है, दूसरा वाला को कोई भी n-1 मिल सकता है, तीसरा वाला को कोई n-2 मिल सकता है, और लास्ट वाले को क्या मिल सकता है, जो हैट रिमेनिंग है. सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस n
इंटू एन माइनस वन इंटू टिल वन, तो ये तो एन फैक्टोरियल है, सिंपल सी बात है। अच्छा, बट व्हाट वी डोंट वांट, हमें क्या नहीं चाहिए कि पी आई को एच आई हैट मिले, ये नहीं चाहिए, ठीक है। सो हाउ डू वी रिमूव दिस, ठीक है। सो इसको बोलेंगे बैड इवेंट्स। तो बैड इवेंट्स रिमूव करना है, तो बैड इवेंट्स रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सो वी विल यूज पाई, वी विल यूज पाई, एंड पाई इज ए वेरी यूजफुल टूल फॉर दिस कैलकुलेशन। तो पाई के लिए कैसे करेंगे, नाउ इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि सपोज एस मान रहे हैं सेट ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स, सेट ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स। अब ऑल अरेंजमेंट्स मतलब किसके लिए, तो हैट के लिए, ऑफ हैट। इसको कितना बोलेंगे, एन फैक्टोरियल, मतलब सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ हैट, और मतलब ये नंबर है। मॉड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड, तो ये एन फैक्टोरियल है। अच्छा, उसके बाद लेट ए आई बी द सेट ऑफ अरेंजमेंट्स, सेट ऑफ अरेंजमेंट्स जब व्हेन पी आई गेट्स एच आई हैट, जब पर्सन अपना हैट उसको मिलता है। देयर फॉर डी एन कितना हो जाएगा, डी एन विल बी इक्वल टू एस माइनस क्या होगा, तो ए आई है तो ए वन, ए वन का मतलब क्या है, एक को अपना हैट मिला। ए टू का मतलब क्या है, दो लोगों को अपना हैट मिला। ए थ्री का मतलब क्या है, तीन लोगों को अपना हैट मिला। और ये चलते चलते कहाँ तक चलेगा, ए एन लोगों को अपना हैट मिला, ठीक है, डन। सो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना होता है, सो पाई सेज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन सेज दैट ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन, और ये चलता रहे, इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई। अच्छा, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो मैं नंबर लिखूँगा, यहाँ भी मैं इसको मॉड से डिनोट कर देता हूँ। ए आई मतलब इंडिविजुअली सम, फिर क्या है, पेयर वाइज हटा दो, फिर क्या करो, पेयर वाइज जब हटा तो फिर सम करना पड़ेगा, ए आई ए जे और ए के, ठीक है। फिर सम करें तो फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस, और ये चलता रहा। लास्ट में क्या होता है बच्चों, माइनस वन पर पावर एन माइनस वन, ए वन इंटरसेक्शन ए टू, और चलते चलते ए एन, डन, ठीक है। सो व्हाट इज ए आई, ए आई का मतलब है कि एक पर्सन को अपना हैट मिला है, ठीक है। सो पहला पार्ट वन सम ऑफ इंडिविजुअल, इसको क्या बोलेंगे, बैड इवेंट्स, इंडिविजुअल बैड इवेंट्स। तो बैड इवेंट्स में क्या था, मतलब हम इसका सम कर रहे हैं ए आई का, ठीक। कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है। पहला मान लेते हैं कि P1 को H1 मिला, मान लो, ठीक। तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग हेड्स के लिए क्या हो जाएगा, तो n माइनस वन, और पीपल, रिमेनिंग पीपल, तो n माइनस वन पीपल, ठीक है। सो कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी गिवन एनी वे, हमें क्या मतलब, क्यों, अरे मिनिमम कहा है, मिनिमम A1 मतलब P1 H1 को जाना चाहिए, बाकी का नहीं पता, सबको चला गया तो भी बढ़िया है, इसीलिए तो पाई लगा रहे हैं। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा कि इसका कितना तरीका, तो n माइनस वन फैक्टोरियल वेज। अब क्या है कि हमें तो ये चूज करना है कि n में से लकी कौन है, n पर्सन में से लकी कौन है। अब लकी कौन है इसका मतलब क्या है, भाई जिसको अपना हैट मिल गया, तो n में से हम चूज करें कोई एक बंदे का, ठीक है, और उसको क्या कर दिए, उसका सम कर दिए। तो मतलब चूज करे पहले पर्सन, चूज वन पर्सन
एंड बाकी के लिए कितना तरीका था, n माइनस वन फैक्टोरियल. सो देयर फॉर समेशन ऑफ AI कितना हो जाएगा, सो दैट इज n माइनस वन इंटू एन सी वन एंड दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू एन सी वन. क्या होता है एन सी वन. सो n फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. डन. तो ये क्या है भाई, सिर्फ n ही रहेगा ना, तो बेसिकली ओवरऑल कितना हो गया, सो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल. सो ये तो n ही फैक्टोरियल हो गया. ओवरऑल दिस समेशन इज n फैक्टोरियल. डन. अच्छा, फिर से पार्ट 2 है. अब इसमें कुछ ज़्यादा काम कर दिए. क्या कर दिए, सोचो, मैंने n माइनस वन के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया. अब इसमें क्या हो सकता है कि दो लोगों को भी सेम हैट मिल गया हो, तो उस केस को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा. अब माइनस कैसे करेंगे, तो सिंपल बात है. सपोज हम ऐसा कह रहे हैं P1 को हैट H1 मिल गया और P2 को H2 हैट मिल गया. डन. सो अगर ये दो फिक्स हो गए, फिक्स इट, तो n माइनस टू हैट्स कैसे मिलेगा भाई, कोई भी तरीके से मिल सकता है. टू n माइनस टू पीपल कितने तरीके से मिल सकता है, फिर से भाई n माइनस टू फैक्टोरियल बेस से. ठीक. तो अब हमको क्या करना है, एक्चुअली हमको चुनना है कौन है दो लकी लोग. ये लकी कौन है दोनों पर्सन, तो देखते हैं. n में से चूज कर लो किसी भी दो को, यही है लकी लोग. तो n में से दो चूज करने का मतलब n इंटू एन माइनस वन बाई टू. डन. अब अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हुआ, सो देयर फॉर समेशन AI इंटरसेक्शन AJ ये कितना हो जाएगा, सो n में से दो चूज करा तो n सी टू इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल. और मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू और इंटू कितना, n माइनस टू फैक्टोरियल. तो बेसिकली ये कितना हुआ, n माइनस वन n माइनस टू, दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू. ठीक है, और इसको कह सकते हो 2 फैक्टोरियल. ठीक. अब और भी केस है. पार्ट थ्री में क्या है, अब 3 वे इंटरसेक्शन हो सकता है. 3 वे इंटरसेक्शन. अब 3 वे इंटरसेक्शन कैसे होगा, सो इसका मतलब हो जाएगा समेशन AI AJ और AK का इंटरसेक्शन. ठीक है, और इसको हम इसमें डाल लेते हैं मॉड. इसका मतलब क्या है, नंबर खोज रहे हैं. ठीक है. अब क्या हुआ सुनो, तीन लोगों को हैट मिल गया, P1 H1, P2 H2, P3 H3. इन लोगों को हैट मिल गया. ठीक है. तो इनका लकी ड्रॉ कैसे है, लकी ड्रॉ चुने कैसे, n में से किसी भी तीन बंदे को निकाले और हैट दे दिए. अब बचा कितना, रिमेनिंग n माइनस थ्री हैट्स टू n माइनस थ्री पीपल. कितने तरीके से दे सकते हैं, n माइनस थ्री फैक्टोरियल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट. सो ओवरऑल कितना हो जाएगा, टू डिस्ट्रीब्यूट. तो व्हाट इज द वे, देयरफॉर यहाँ पे कितना होगा, समेशन नंबर ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK, दिस विल बी NC3. तो NC3 क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई सिक्स इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल. तो फिर से ये कितना हो गया बच्चों, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिक्स. इसको हम 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं. एंड सो ऑन. तो बात यही है कि अब क्या चल रहा है. सो बेसिकली देयरफॉर अब हम डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, कि समेशन कितना हुआ, A1 यूनियन A2 यूनियन चलता रहे AN तक. पहला वाला क्या था याद करो, सम करना था प्लस में, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, फिर ऐड करना था, फिर सब्ट्रैक्ट करना था, और ये चलता रहे. तो लास्ट वाला कितना होगा, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल. डन. ठीक है. सो दिस इज द वे. अब एक काम करो,
अगर s निकालते हैं तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s मतलब नंबर ऑफ s, तो dn कितना हो गया? पहले तो dn देख लेते हैं। dn विल बी सारे टर्म्स बिना रेस्ट्रिक्शन के, फिर उसमें क्या माइनस कर दिए? नंबर ऑफ दोज टर्म्स वेयर a1 a2 a3 एंड ऑल an इंटरसेक्ट्स। ठीक है, मतलब एक आदमी को अपना हैट मिला, दो आदमी को अपना हैट मिला, तीन आदमी को, ये सारे का यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आएगा आंसर। अब s का नंबर कितना था? n फैक्टोरियल, और अंदर वाले का नंबर कितना है? n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और ये चलता रहे। कहाँ तक चले? तो -1 पर पावर n-1। क्यों? फर्स्ट में तो आ ही गया है। सो सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? नेगेटिव, तो इसीलिए n-1, तो दिस इज n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। डन। अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो n बाहर निकाल लो, n फैक्टोरियल बाहर निकाल लो, ये बच जाएगा 1 - 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड दिस गोज ऑन। कहाँ तक? -1 पर पावर n और बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। अब एक बात सोचो, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऐसा क्यों करा कि e से कंपेयर किया था? वी रिमेंबर e टू द पावर x क्या होता है? समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर k बाई k फैक्टोरियल। क्यों? e टू द पावर x इज इक्वल टू x1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड दोज गोज ऑन। So therefore if x equal to -1, so e to the power -1 will be equal to what? 1 minus e to the power -1 की बात कर रहे हैं तो x को क्या रखें? -1, तो 1 - 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एंड चलता रहे। सो एक्चुअली शुरुआत वाला वैल्यू क्या लगता है? सम इज नियरली अप्रॉक्स क्लोज टू ई, तो देयरफॉर dn कितना हो जाएगा? dn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 1 बाई ई, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई ई। अच्छा, ये शुरुआत में सेम है, ऑल टुगेदर सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टर्म में सीरीज में क्या हो रहा है? सिंस फैक्टोरियल इज देयर, यहाँ पे क्या है? फैक्टोरियल, तो टर्म्स इन सीरीज गेट स्मॉलर फास्टर, गेट स्मॉलर वेरी फास्ट, बस यही बात। अब इसके सिंपल क्वेश्चंस तो हम लोग बिगनिंग में कर ही चुके हैं। D5 क्या होता है, D4 क्या होता है। अच्छा एक बात, आप D1 0 होता है, D2 1 था, D3 2 था, D4 9 था, D5 44 था। कम से कम यहाँ तक तो याद रखना ही है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग, क्योंकि इट विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। और इसके साथ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ, थोड़ा सा ट्विस्ट। ठीक है, क्या है कि मान लो, चलो पहले इजी एक कर लेते हैं। 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स, कुछ भी नाम दे दो। अरुण ले लो ना यार, अरुण, वरुण, और सी से ले लो कुछ भी, चंद्रा, और डी से ले लो धवन। ठीक है, ये 4 लोग हैं। ठीक है, सबके लिए गिफ्ट खरीदा आपने, यू परचेस्ड गिफ्ट। ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ऑल। बट क्या हुआ कि गिफ्ट रैप करवाया, गिफ्ट रैप्ड, बट गिफ्ट रैप करवाने के बाद क्या हुआ? नेम टैग वॉज लॉस्ट, नेम टैग वॉज लॉस्ट। सो अब क्या करना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज in which no friend receives gift
परचेस्ड फॉर देम, परचेस्ड फॉर देम। अब कैसे होगा? नाउ हाउ दिस वुड बी? सो सिंपल है, ये पूछ क्या रहा है, लोग 4 हैं तो D4 पूछ रहा है, तो D4 इज द डिअरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, तो D4 कितना होता है 9, करेक्ट, डन। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन टफ कैसे बनता है, थोड़ा सा टफ बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, मान लो अ डेक ऑफ 3 कार्ड्स, 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा, एस, किंग एंड क्वीन। क्या करना है, यू ले देम फेस डाउन, पिक एंड शफल, पिक करा और शफल करा, ठीक है, एंड ले डाउन अगेन एंड डाउन अगेन। सो क्वेश्चन इज how many ways cards be arranged, in how many ways can cards be arranged, कार्ड्स कितने तरीके से अरेंज करा जा सकता है, such that at least one card is in its original position, is in its original position, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। सो हाउ वुड वी डू इट? अब इसमें देखो, इसमें एक ट्विस्ट है, ये कह रहा है कि कम से कम एक कार्ड अपने ओरिजिनल पोजीशन पे होना चाहिए। नाउ द बेस्ट वे इज, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 3, तो इसमें क्या कर सकता हूँ, पहले तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट निकाल लो। ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट 3 के लिए कितने होते हैं, ऑल पॉसिबल वेज, सो दिस इज 6, क्यों, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, सुनो, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट का मतलब होता है टोटल माइनस नन, ये कर रहे हैं, तो टोटल निकाल लिया। अब नन वाला केस क्या हो जाएगा, नन वाला केस है D3, ठीक है, और D3 कितना होता है 2 हो गया। सो देयरफॉर हाउ मेनी वेज, सो टोटल वेज इज 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4, काम खत्म, ठीक है, ये हो गया, 4 तरीके से हो जाएगा ये। अच्छा, इसका मतलब ये 4 तरीके से का मतलब क्या है, मान लो जैसे एस, किंग और क्वीन, ये ओरिजिनल पोजीशन था, ट्रू, ठीक, अब मैं एस को रहने दिया वैसा और क्वीन को इधर रख लिया, किंग को, तब भी ये ट्रू है, क्यों, एस अपने पोजीशन पे। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करा कि एस के पोजीशन पे किंग ले आया और किंग के पोजीशन पे एस ले आया, लेकिन क्वीन को छोड़ दिया वैसे ही, ये भी ट्रू है। अच्छा, और क्या कर सकता हूँ कि एस के जगह पे क्वीन ले आया और क्वीन के जगह पे एस ले आया और किंग को वैसे ही छोड़ दिया, तो ये भी ट्रू पोजीशन है। सो टोटल 4 वेज, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस विल बी अगेन वेरी इजी, मुझे बस D6 चाहिए होगा आपसे। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशंस, किसके लिए, ऑफ लेटर्स ABCDEF, ठीक है, सच डैट नो लेटर इज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है, ओरिजिनल पोजीशन का मतलब है कि जैसे ABCD को एक पोजीशन एलोकेट किया गया था, मान लो ABCDEF 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये पूछ क्या रहा है, सिंपल है, दे आर आस्किंग फॉर D6। D6 कैसे निकलेगा, तो पहले तो DN का फॉर्मूला है, DN का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहे कहाँ तक, प्लस -1 पर पावर n इंटू 1/n फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट होगा आपको, क्या डाउट होगा, यहाँ पे ये डाउट होगा कि ये साइन कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे -1 पर, क्योंकि मैंने n कॉमन लिया है, जब n कॉमन लिया तो ये माइनस वाला साइन इसके साथ था,
देखो टोटल n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल में कुछ छूटा है, एनीथिंग, एन सी एन, तो पहला वाला के लिए तो n फैक्टोरियल ही था, हाँ यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, ट्रू है, करेक्ट। सो n जब बाहर निकाला तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 1, ये प्लस में था और ये माइनस में बदल गया, हाँ या ना, यहाँ पे इसीलिए ये साइन चेंज हो गया, -1 पर पावर n -1 की जगह -1 पर पावर n था, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर्मूला तो ये, अब हमें करना क्या है, सिंपल है, d6 निकालना है, d6 मतलब 6 फैक्टोरियल, 1 - 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 - 1/6 प्लस 1/24 -1/120 प्लस 1/720, इस बार 1/720 है, ठीक। 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720, नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा 720, अब ये तो कट गया, 2 से 360, 6 से 120, 24 से 30, यहाँ 6 और यहाँ 1, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, 360, 240, 270, 270, 264, 265, so answer will be what, answer is 265. So what is the total number of ways, total number of ways is 265, ठीक है, डन। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका मतलब पाई मेथड लगा सकते हो। अब पाई मेथड कैसे लगाओगे, तो मैं तरीका तो बता ही दिया हूँ कैसे, तो पहले n टोटल परमुटेशन निकालो, पहले टोटल कितना है 6 फैक्टोरियल डेट इज 720, फिर क्या करोगे, वही समेशन, किसका समेशन, i इज इक्वल टू 1 से 6, 6 है ना टोटल, तो 1 से 6 क्या करना है, ai करना है, क्यों, पहले तो ऐसे निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर ऑफ ai मतलब इंडिविजुअली, फिर समेशन क्या था, फिर ai इंटरसेक्शन aj था, और फिर समेशन ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन ak था, फिर ये चलता रहे माइनस में करते चलो। इसका मतलब क्या है कि एक लेटर, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये इसका मतलब क्या है, 6 में से कोई एक लेटर चुन लिया, अब उसके बाद क्या होगा, रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी वेज 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 720। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब क्या है, 6 में से कोई भी लेटर चुन लो, बाकी 4 को कैसे भी अरेंज कर लो 4 फैक्टोरियल प्लस, अच्छा ये माइनस होता, सेम तरीका है तो ये कर सकते हो अपने से, डन। नेक्स्ट, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज पटना है, लेट्स डू द डिरेंजमेंट ऑफ पटना। अब पटना का डिरेंजमेंट कैसे होगा, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू वी डू द डिरेंजमेंट ऑफ पटना, तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे वर्ड्स रिपीटेशन है, रिपीटेशन, दिस इज रिपीटेशन, तो क्या ये डायरेक्ट डिरेंजमेंट से होगा, या इंस्टेड वी कैन यूज, सी डिरेंजमेंट आया कहाँ से, पाई, सो पाई इज द गॉड फादर, तो विल यूज पाई एंड देन सॉल्व इट इंस्टेड ऑफ रिपीटेशन। क्यों, डिरेंजमेंट में एक बात याद रखना, डिरेंजमेंट इज फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और अल्फ़ाबेट्स, ये जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स रहता है या फिर अल्फ़ाबेट रहता है तब लगता है, ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो हमें पाई लगाना होगा, पाई लगाने के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन विल गेट द वैल्यू, ओके। सो लेट्स सी, तो ऐसा करते हैं, पटना के लिए पहले तो टोटल सम निकालते हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो 5 है, ठीक है। अब मैंने पटना ही क्यों लिया, बिकॉज आई लिव नियर बाय टू द पटना, सो दैट्स वाई आई एम जस्ट चूजिंग इट। टोटल अल्फ़ाबेट्स इज n इज इक्वल टू 5, एंड actually when I started my journey on as a mathematics faculty, one of the great mentor, he asked me the derangement of Patna, and at that point of time I was confused because derangement of Patna is only for distinct objects. Then later I got to know that derangement is derived from pi,
principle of inclusion and exclusion. So it is the godfather. When you don't know the derangement formula, even you can make the questions correct using pi. So today I know for Patna I can do for Patna, I can go for Kolkata also, where there are 2 K's and 2 A's repeated. So please do understand the derivation also. Sometimes you omit it and consider that it is an unnecessary part. Actually it is not. You must know where it came from. ठीक है. So if you know the reasoning, you can make new questions, you can understand new questions very easily. ठीक है. Now अब यहाँ पे क्या है बच्चों, टोटल अल्फ़ाबेट 5 है. तो अब एक काम करते हैं, पता है, इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. कैसे? इसका नाम दे देते हैं PA1, ठीक है, एंड देन T, दिस इज N, दिस इज A2. ठीक है, जानबूझ के A1 एंड A2 को डिस्टिंक्ट माना है. A1 एंड A2 आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट, आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट. ठीक है, बट indistinguishable, indistinguishable for later, indistinguishable for letters. ठीक है, ये मतलब एक्चुअली इनडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको डिस्टिंक्ट मान रहा हूँ अभी. ठीक है, पाई लगाऊंगा फिर चेंज कर दूंगा. तब एक बात बताओ, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ पटना कितने तरीके से हो सकता है? तो सिंपल है, कितना है इसमें, तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन कितने का है? 2 फैक्टोरियल. तो ये कितना हो गया? 5 4 3 2, दैट इज 60. ओके, क्योंकि ए 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ए 2 बार, जितना बार रिपीट होगा उतना फैक्टोरियल नीचे आ गया. अब डिरेंजमेंट का मतलब क्या है? नो लेटर इन ओरिजिनल पोजिशन, नो लेटर इन ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए. तो अब एक बात बताओ, जब ए डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? पी अपने पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, पी फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए, ए जो है वो सेकेंड या फिफ्थ पे नहीं आए. इसका मतलब तो यही है कि सेकेंड या फिफ्थ पे नहीं आना चाहिए. तो अब कैसे कर सकते हैं? नाउ हाउ डू वी डू इट? सो प्लीज़ रिमेंबर, रिपीटेड लेटर्स के लिए थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, या सो एक बात बताओ, अगर ए पी के जगह है और पी ए के जगह, तो क्या ये डिरेंजमेंट होगा? इस केस में बिल्कुल हो सकता है. ठीक है, लेकिन बस याद रखना, ए और ए अगर एक्सचेंज करेगा अपना पोजीशन तो वो अरेंजमेंट नहीं होगा. ठीक है, वो अरेंजमेंट नहीं होगा. सो लेट अस सी. अब हम क्या कह रहे हैं, इसको हम ऐसा मान लेते हैं, A1 P इज़ इन पोजीशन P1. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सेट ऑफ परमुटेशन मान रहा हूँ, सेट ऑफ परमुटेशंस. क्या A1 को मान रहा हूँ P पोजीशन 1 पे, P इज़ इन पोजीशन 1. अच्छा, फिर A2 को क्या मान रहा हूँ? A इज़ इन पोजीशन 2, A इज़ इन पोजीशन 2. फिर A3 को क्या मान रहा हूँ? T इज़ इन पोजीशन 3. फिर A4 को क्या मान रहा हूँ? N इज़ इन पोजीशन 4. A5 को क्या मान रहा हूँ कि A इज़ इन पोजीशन 5. नाउ यूज़ द एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल. कैसे? हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए कि N नंबर ऑफ सेट्स जिसमें कि A1 डैश हो, A2 डैश, A3 डैश, मतलब ये ना हो, उस पोजीशन पे ना हो, तो A4 डैश एंड A5 डैश. ठीक है, सो दिस विल बी टोटल सम माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5. ये हो जाएगा. डन. सो अब टोटल तो वैल्यू हमें पता है, ये 60 है. A1 का मतलब क्या है? अच्छा, इस पहले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ऐसा होगा बच्चों कि AI, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर समेशन AI, आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 1 to 5. फिर AI इंटरसेक्शन AJ. ठीक है, मतलब दो का सम करते चलो, AI इंटरसेक्शन AJ. ठीक, उसके बाद प्लस
फिर 3 AI, AJ और AK, फिर 4 का सब्ट्रैक्शन होगा, 4 का सब्ट्रैक्शन जो भी है, K के बाद GHIJK L रख लो, फिर लास्ट में M रख लेना, ये करना है। तो व्हाट इज AI? AI में भी क्या है, A1 कैसे निकलेगा? A1 मतलब पिन पोजीशन 1, बाकी से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ATNA के लिए क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 12। अच्छा, A2 का मतलब क्या है, A इन पोजीशन 2, तो बाकी कौन सा बचा, PTNA। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24। अच्छा, A3 की बात कर लें तो T इन पोजीशन किस पे, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से बचेगा PANA, आना। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, ये भी 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 12, डन। अच्छा, A4 की अगर बात कर लें, A4 तो N फिक्स पोजीशन है, N इन 4, तो बाकी कितना बचा, PATA, फिर से ये कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, A5 की बात कर लें तो A5 में अगर A फिफ्थ पोजीशन पे है तो PATN बचा, तो इनका तरीका कितना, 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24। सो टोटल वेज यहाँ पे कितना हो गया, समेशन ऑफ AI का नंबर कितना हुआ, 12 3 बार आया और 24 2 बार आया, तो 48 और 36, दैट इज़ 48 और 36 कितना हो गया, 78 84, 84। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये हो गया, फिर निकालते हैं सम ऑफ 2 सेट इंटरेक्शंस। सम ऑफ 2 सेट, 2 सेट का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकता है, जो फिक्स लेटर्स है, मतलब समेशन हमको क्या निकालना है, AI और AJ का, तो इसमें क्या होगा कि A1 और A3 को फिक्स कर देते हैं, फिर A1 और A4 को, जैसे A1 A3 के साथ फिक्स हो गया, ठीक है, और A1 A4 के साथ फिक्स हो गया, ओके। तो A2 का जो केस होगा वो कैसे कैसे हो सकता है, मतलब इस तरीके से लेने के बजाय एक काम करते हैं, A1 A3 के साथ A1 A4 के साथ A1 A2 के साथ A1 A5 के साथ, ऐसे करने के बजाय द बेस्ट वे टू डू इट, समेशन ऐसे करना है ना, तो अच्छा काम ये करते हैं, बोथ फिक्स्ड लेटर्स यूनिक कर लेते हैं, आर यूनिक। यूनिक का मतलब है PTN की बात कर रहे हैं। अब PTN है कहाँ कहाँ पे, तो पटना में ये A1 पे था, ये A3 में था, ये A4 में था। तो एक बार कह रहे हैं A1 इंटरसेक्शन A3 निकालते हैं, फिर एक बार A1 इंटरसेक्शन A4 निकालते हैं, और एक बार A3 इंटरसेक्शन A4 निकालते हैं, इसका नंबर। तो बहुत आसान है, इसका मतलब फिक्स कौन कौन हुआ, इसका मतलब PT फिक्स, ANA मूविंग मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 वेज। अच्छा, इसमें A1 A4 PN फिक्स, बाकी को करा लो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 3 तरीका। फिर से इसके लिए कितना तरीका, तो इस बार दिस इज़ TN फिक्स, तो ये भी 3 वेज। तो टोटल इधर कितने हो गए, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 केस इधर। अच्छा, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, केस 2 ऐसा कर लेते हैं, केस 2 कि एक लेटर A है, 1 लेटर A फिक्स एंड देन PTN, ठीक है। नाउ इसके लिए क्या केस हो जाएगा, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि पहले ये देखो कि A था कहाँ पे, एक तो 2 पोजीशन पे, और एक कहाँ था, एक 5th पोजीशन पे, तो 2 वाले का सारे के साथ इंटरसेक्शन देखना होगा, तो A1 इंटरसेक्शन A2 का नंबर। अच्छा, फिर A2 A1 और A2 का इंटरसेक्शन, मतलब एक फिक्स लेटर है, ठीक है,
तो एक बार 2 के साथ जितना केसेस हो सकता है वो देख लेते हैं। तो A2 का A1 के साथ हो गया, फिर A2 का A3 के साथ हो सकता है, फिर A2 का A4 के साथ हो सकता है। क्या A2 का A5 के साथ होगा? A2 का A5 के साथ वो तो बाद में केस आएगा, A और A वाला, ठीक है। तो इतना केस हो गया। अच्छा, इसका नंबर निकालेंगे। फिर A5 का A1 के साथ, फिर A5 का A2 के साथ, नहीं वो तो सेम हो जाएगा। A5 का फिर A3 के साथ, फिर A5 का A4 के साथ। टोटल 6 केसेस होंगे। अब 6 केसेस का मतलब क्या है? सारे केस में इंडिविजुअली, इसमें क्या था, P और A फिक्स है, P A फिक्स्ड, TNA का काम करना है। तो TNA का काम करने का तरीका 6। अच्छा, इसमें क्या फिक्स था? A2 मतलब A और T फिक्स था। अच्छा, इसमें क्या फिक्स है? A और N। इसमें क्या फिक्स है? A और P। देखो ये डिस्टिंक्ट मान रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। सारे जो पोजीशन 5 वाले हैं उसको अलग मान रहा हूँ। ये A और N है, और ये A, सॉरी, ये दिस इज A एंड T, और ये है A और N। तो इस केस में कितना हो जाएगा? फिर से 6, कितना हो जाएगा? 6। और फिर से इसमें कितना हो जाएगा? AN फिक्स है तो बाकी 6, दिस इज 6, दिस इज 6। तो टोटल कितने केस हो गए? 6 × 6 36 केस। अच्छा, यहाँ पे 36 केस हुआ। अब एक बात बताओ, केस थर्ड में क्या होगा? केस थर्ड, बोथ A फिक्स कर दो, बोथ A फिक्स्ड। तो A2 और A5 ये फिक्स हो गया। बाकी कितने बचे? तो बाकी कितने बचे? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं 6। सो देयर फॉर AI और AJ का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? 36 इधर था, 9 इधर, 45 और 6 51 केस, ठीक है, 51। अब फिर से अभी तो और भी देखना है, तो 4 सेट इंटरसेक्शन भी देखना है, सॉरी 3 सेट। तो सम ऑफ 3 सेट इंटरसेक्शंस। अब 3 सेट इंटरसेक्शन देखने के लिए क्या करना होगा? तो बेसिकली इस पर फिक्स करना होगा। मतलब हमें क्या चाहिए? समेशन AI AJ और AK, ठीक है। तो केस 1 क्या कर सकते हैं? PTN फिक्स करें, PTN फिक्स करें। तो PTN अगर फिक्स कर रहे हैं तो अब कैसे होगा? तो बाकी बच गया, मतलब PTN अगर फिक्स कर रहे हैं तो बाकी बच गया AA। तो AA को तो अरेंज करने का तरीका एक ही है, AA, वन वे ओनली। अच्छा, इस बार क्या करेंगे? ये 3 लेटर्स यूनिक था, 3 यूनिक लेटर्स। उसके बाद क्या कर सकते हैं? केस 2, इसमें 2 लेटर्स यूनिक, मतलब 2 यूनिक लेटर्स, 2 यूनिक लेटर्स एंड 1 A। अब 2 यूनिक लेटर्स में क्या क्या हो सकता है? जैसे पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन मतलब फिक्स किसको कर रहे हैं पहले? तो सेकंड वाला पोजीशन फिक्स करते हैं। सेकंड पोजीशन फिक्स है तो A1 A3 को फिक्स करें और A2 के साथ, फिर A1 A3 को फिक्स करें किसके साथ? A5 के साथ। अच्छा, फिर A1 को A4 के साथ और A2 रहने दो, फिर A1 को A4 के साथ, फिर A5 रहने दो, फिर A3 को A4 के साथ, फिर A2 रहने दो, और A3 को A4 के साथ, फिर A5 रहने दो। हो गया, यही केसेस हो सकता है। सबका नंबर निकाल लो, ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड आउट द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर फॉर दिस A1 A3? मतलब ये समझना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पटना में दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3, दिस इज़ A4, दिस इज़ A5। मैं फिक्स किसको किसको कर रहा हूँ? A1 A3 और A5 को। तो बचा कौन? N और A। N और A को अरेंज करने का कितना तरीका है? 2 तरीका। फिर इसको भी 2 तरीका, सारे को 2 तरीका होगा, ठीक है। तो टोटल केस कितने हो गए? 6। तो 6 × 2 कितना हो गया? 12 केसेस, 12। अब क्या कर सकते हैं? अभी और केस बाकी है, इसीलिए ये नहीं पूछा जाता है बच्चों। केस 3 में क्या होगा? 2
2 A's एंड 1 यूनिक लेटर, 1 यूनिक लेटर। तो 1 यूनिक लेटर क्या क्या हो सकता है इसमें? तीन केस ऐसे बन सकते हैं, जैसे 2 A's मतलब 2 A वाला केस क्या क्या होगा? तो एक तो हम A2 A5 फिक्स कर लिए, A2 A5 फिक्स है, तो एक बार A1 आएगा, एक बार A3 आएगा और एक बार A4 आएगा। दिस इज A2 A5 और यहाँ भी A4 A2 A5। इस तीनों का नंबर कितना होगा बच्चों? सोचो, 2 A तो फिक्स ही है, तो बाकी बचा 2, तो सारे को दो दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो दिस इज 3 इंटू 2, 6 पोजिशन। Therefore AI इंटरसेक्शन AJ इंटरसेक्शन AK का सम कितना हो जाएगा? ऊपर में कितना हुआ था? 1, यहाँ 12 और यहाँ 6, सो टोटल 19 वेज। 19 वेज। अब क्या है? अब केस 4 नहीं कहो, अच्छा केस 4 ऐसा वाला लिख देते हैं। केस 4 में क्या है? सम ऑफ 4 सेट इंटरसेक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय 4 सेट इंटरसेक्शंस? इसमें हमें ये वाला चेक करना पड़ेगा, AI AJ AK एंड AL, ये चेक करना है। तो कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, ऑल यूनिक लेटर्स एंड 1 A। तो इसमें कितना तरीका हो जाएगा? एक बार A2 लेंगे, एक बार A5 लेंगे, बाकी 4। तो इसका सम कितना होगा? इसको एक ही तरीका है, इसको भी एक ही तरीका है, तो टोटल 2 वेज तो यहाँ हो गया। अच्छा, इसका केस 2 में जो लेंगे अंदर, केस 2 वो क्या लेंगे? 2 यूनिक एंड 2 A's। अब इसमें भी कितना तरीका है? 2 यूनिक और 2 A's, मतलब A1 A2 ये तो फिक्स है और A1 A2 दोनों में फिक्स रहेगा। तो इसमें कितना कंडीशन हो पाएगा? सो नॉट A1 A2, 2 A फिक्स है ना, तो A किस पोजीशन पे था? A2 और A5 पे था, A2 A5। तो अब इसमें क्या क्या ले सकते हैं? एक बार ले लेते हैं A2 A5 तो हमेशा फिक्स है ना, तो एक बार लेते हैं A1 A3, एक बार मतलब सारे का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। एक बार क्या लेता हूँ? A1 को A2 के साथ ले लेता हूँ, सॉरी A2 तो है ही, A1 को A4 के साथ, ठीक है, इंटरसेक्शन। और एक बार क्या करता हूँ, नंबर किसका देखता हूँ? A3 A4 A2 और A5, बस यही कंडीशंस हो सकते हैं। A5 नाउ इसके लिए 1 वे, इसके लिए 1 वे, इसके लिए 1 वे, टोटल कितना हो गया? 3 वेज। तो ओवरऑल कितना केस हो गया इसका? समेशन AI AJ, this is AK and AL, so this is 5 ways, 5 ways now done। अच्छा, अभी 5 सेट इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा। 5 वाले के लिए क्या होगा? हमें ये चाहिए A1 A2 A3 A4 एंड A5 का इंटरसेक्शन, ठीक है। सो इसके लिए समेशन कितना होगा? इसमें तो यही हो जाएगा कि मतलब हमें क्या करना है? सबको फिक्स करना है। तो फिक्स करना है मतलब क्या हुआ? इसमें हम कह सकते हैं कि ये तो 0 फैक्टोरियल तरीका होगा, सारे तो अरेंज ही हैं, अरेंज, ऑल अरेंज्ड। तो ऑल अरेंज्ड का मतलब क्या है? नो वेज टू डी अरेंज, मतलब कह सकते हैं रिमेनिंग 0 लेटर्स कैन बी, मतलब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग 0 लेटर्स कैन बी डिरेंज्ड इन 0 फैक्टोरियल वेज, दैट इज 1 वे, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा ये 1 वे, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है यहाँ पे, ये याद रखना। ये नहीं कि कोई भी तरीके से डिरेंज नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं होगा। मतलब सारे को फिक्स तो करा ना मैं, सारे को फिक्स करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है। तो एक तरीका है तो 1 वे। देयरफॉर प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन से क्या आएगा? A1 A2 A3 A4 एंड दिस इज A5, सॉरी दिस वन बिकम्स A5। इसका सम
टोटल नंबर कितना हो गया, देयर वर लॉट्स ऑफ केसेस। जब एक केस फिक्स हुआ था तो 84 आया था, और इधर जब फिक्स हुआ था तो 51। सो 84 में 51 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर टोटल इधर कितना आया था, 19 ऐड करना है, फिर 5 सब्ट्रैक्ट करना है, फिर एक ऐड करना है। सो दिस इज़ 84 माइनस 51 प्लस 19 माइनस 5 प्लस 1। सो कितना हो गया, 84 माइनस 51। सो दिस इज़ एक में माइनस 4 15 15 अच्छा 30 84 में 36 गया तो दिस विल बी 48। सो देयरफॉर नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ पटना, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो ना, डिरेंजमेंट ऑफ पटना कैन बी रिटन एज डी ऑफ पटना। सो डैट विल बी 60 माइनस 48। टोटल कितना था, 60 माइनस 15 12। सुपर, ठीक है। सो दिस इज़ 12। अब आप अपने सिटी का जहाँ भी आप रहते हो खुद डिरेंजमेंट निकाल के देखो, ठीक है। मैं एक होमवर्क दे सकता हूँ, यू फाइंड फॉर कोलकाता। अब यहाँ पे क्या है, 2 केस और 2 एज रिपीटेड है। सो विल यू बी एबल टू फाइंड इट, दैट्स द चैलेंज, ठीक है। सो यू डू इट बाय योरसेल्फ, डन। नेक्स्ट मान लो इसमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि पार्शियल डिरेंजमेंट लगे, पार्शियल डिरेंजमेंट्स। तो पार्शियल डिरेंजमेंट्स का मतलब क्या है बच्चों, सपोज क्वेश्चन कुछ ऐसा है, n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, n स्टूडेंट्स और विथ यूनिक टेक्स्ट बुक, सबके पास अलग अलग टेक्स्ट बुक है, विथ यूनिक टेक्स्ट बुक, ठीक। अच्छा उसके साथ क्या है कि टेक्स्ट बुक को टेबल पे रखा, टेक्स्ट बुक केप्ट ऑन टेबल एंड is randomly picked by its student, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन ऐसा है, नंबर ऑफ वेज फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट एग्जैक्टली के स्टूडेंट्स पिक देयर ओन टेक्स्ट बुक, और बाकी जो है ऑन टेक्स्ट बुक, और बाकी लोग जो हैं रिमेनिंग n माइनस के स्टूडेंट्स पिक ए टेक्स्ट बुक दैट इज नॉट देयर ओन, जो अपना नहीं है, ठीक है, नॉट देयर ओन। अब ये कैसे होगा, हाउ टू डू दिस। सो बेसिकली इस केस में क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें क्या चाहिए, n स्टूडेंट्स चाहिए, n टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल n स्टूडेंट्स, और उसमें से पहले k का सिलेक्शन करना है। k का सिलेक्शन करने का मतलब क्या है कि n में से k चूज़ कर लिए, n सी के। अच्छा जो n माइनस के वाले बंदे हैं उनका डिरेंजमेंट चाहिए। सो इसका मतलब टोटल वेज कितना हो जाएगा, टोटल वेज एन सी के इंटू डिरेंजमेंट ऑफ n माइनस के स्टूडेंट्स, यही तो चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। n अगर 5 है मतलब 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, और हम कह रहे हैं इसमें एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स पिक देयर ओन टेक्स्ट बुक, अपना ही टेक्स्ट बुक पिक करें। सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि K2 है। अब हाउ टू चूज़ इट, देखो पहले तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 5 में से 2 बच्चे चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 में से 2 बच्चे चूज़ कर लो, 5C2। अच्छा फिर क्या करो, बाकी 3 बच्चों का डिरेंजमेंट लगा दो, D3। तो 5C2 कितना होता है 10, और D3 कितना होता है 2। सो दैट इज आंसर इज 2। तो ऐसा 20 तरीका है, 20 वेज
जिसमें कि 2 स्टूडेंट सिर्फ अपना टेक्स्ट बुक पिक करेंगे और बाकी लोग क्या करेंगे, उनका डिरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए बढ़िया, तो मान लो 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स, ठीक है, और साथ में क्या है, 6 डिस्टिंक्ट एनवेलप्स एंड 6 डिस्टिंक्ट एनवेलप, ओके। और स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब जैसे L1, L2, L3, L4, L5, L6 है, तो ये जाएगा किसमें, E1, E2, E3, E4, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में किया हूँ, E6, ये सही अरेंजमेंट होगा, ठीक। और क्या होता है, फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट exactly 3 letters go in correct envelopes, go into correct envelope, ठीक है, वो करेक्ट एनवेलप में जाता है, और रिमेनिंग 3 लेटर्स एंड रिमेनिंग गो इन रॉन्ग वंस, तो फिर तो वही बात हो गया, ये भी पार्शियल रीअरेंजमेंट है। अब इसमें क्या कर सकते हो बच्चों, सिंपल है कि आपने 6 में से 3 को सेलेक्ट करे, 6 में से 3 सेलेक्ट किया और डायरेक्ट क्या करोगे, D3 लगा दोगे। 6 में से कोई भी 3 लेटर सेलेक्ट कर लो पहले, और उसके बाद बाकी के लिए जो D3 है वो लगा दो, तो 6C3 कितना होता है, 6, 5, 4 और 6, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू D3 कितना होता है 2, सो आंसर इज 40। तो ऐसा 40 तरीका है जिसमें से कि 3 लेटर एग्जैक्ट अपना इन्वेलप में जाएगा और बाकी अलग अलग दिशा में जाएगा, मतलब अलग अलग इन्वेलप्स में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, यू हैव 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स, 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं एंड 5 डिस्टिंक्ट एनवेलप्स, 5 डिस्टिंक्ट एनवेलप है, ठीक है, ओके डन। और यू रैंडमली पुट all 5 letters into the 5 envelopes, 5 एनवेलप में डाल दिया, ठीक। फाइंड नंबर ऑफ वेज सच दैट एटलीस्ट 1, अब यहाँ पे एटलीस्ट का क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट 1 goes into its correct envelopes, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ, क्या, बट नॉट ऑल लेटर्स गो इनटू देयर करेक्ट एनवेलप, मतलब सारे नहीं जाएंगे, ठीक है, 1 जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 के 5 मतलब 3 जा सकते हैं, अगर चौथा जाएगा तब तो 5वां को जाना ही पड़ेगा। सो ये कंडीशन दे रखा है कि 5 डिस्टिंक्ट लेटर हैं और 5 डिस्टिंक्ट इन्वेलप्स हैं। कंडीशन क्या है कि 5 लेटर को 5 इन्वेलप में डालना है, कितने तरीके ऐसे होंगे जो कि कम से कम 1 लेटर करेक्ट इन्वेलप में जाए बट सारे के सारे नहीं जाए। सो व्हाट इज़ द वे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पार्ट के लिए क्या होगा कि 5 लेटर और 5 इन्वेलप हैं, तो एक काम करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें यूज़ करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग का मतलब जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन आता है तो टोटल माइनस नन करने का कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग में क्या हो सकता है कि हम पहले टोटल तरीका देख लेते हैं, 5 लीटर 5 इन्वेलप, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, देयरफॉर टोटल वेज टू पुट लेटर्स इन एनवेलप में पुट करने का तरीका कितना है। सो दिस विल बी व्हाट, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 तरीका, ठीक है। अब ए मान लेते हैं, लेट ए इज इवेंट दैट एटलीस्ट 1 लेटर गोज इनटू करेक्ट एनवेलप। अच्छा, बी क्या है, सो बी इज इवेंट
B is event that all 5 letters go into correct envelope. सारे पांचों लेटर सही एनवेलप में जा रहे हैं इनटू करेक्ट एनवेलप. ओके, अब ये भी हो गया, इधर भी हो गया. सो हाउ वी डू इट? मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि इवेंट में ऐसा हो कि हम लोग ए वाला तो इवेंट चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी वाला नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या है कि ऐसा करते हैं, हम लोग को चाहिए क्या, ये होना चाहिए बट ये नहीं होना चाहिए. तो एक काम करते हैं कि ए वाला इवेंट को, मतलब दिस इज नंबर ऑफ इवेंट्स इन ए. जब भी हम ये लिख रहे हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ये सबट्रैक्ट कर देते हैं. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, इसका नंबर क्या होगा? तो एक बार सोचो, इसका मतलब है कि ए भी साइमल्टेनियसली हो रहा है और बी भी साइमल्टेनियसली हो रहा हो. तो इसका मतलब पांचों लेटर करेक्ट एनवेलप में जाने का यही तो कंडीशन है बी. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम ये कह रहे हैं. और पता है ये आंसर 1 आएगा. तुम्हें ही पता है कि 5 लेटर को पांचों एनवेलप में डालने का तरीका एक ही है. ठीक है, डन. सॉरी, सो ये तो 1 हो जाएगा, सिंपल. देयर इज ओनली वन वे, देयर इज only one way to put all letters into correct envelope. करेक्ट, सारे को सही डालने में एक ही तरीका है. ओके, अब ये कैसे निकलेगा? इसमें हम लोग एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 लेटर. तो हम एक काम करते हैं, नो लेटर goes into its correct envelope. Goes into correct envelope. करेक्ट एनवेलप. इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं और टोटल से माइनस कर देंगे. दैट इज़ द करेक्ट वे. इसका कॉम्प्लीमेंट ए सी कॉम्प्लीमेंट, नो लेटर गोज इनटू करेक्ट एनवेलप. सो व्हाट डज दिस मीन? 5 लेटर थे, 5 लेटर गलत तरीके से जाएं, तो ये तो पूछ रहा है D5. और D5 बच्चों मैंने याद करने के लिए बोला था, D5 होता है 44. सो दिस इज द 44 नंबर. अब 44 नंबर तो ये हो गया. हमें क्या चाहिए? हमें टोटल में अगर ये माइनस कर दें, नाउ देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट का नंबर और माइनस बी का नंबर. तो टोटल कितना था? 120. ए कॉम्प्लीमेंट कितना है? 44. और इधर कितना है? 1. सो बेसिकली ये कितना हो गया? दैट इज 75. डन. सो दैट इज़ द आंसर. अच्छा, इसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन या एक्सक्लूजन से भी बना सकते हो बच्चों. सो यू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ 4 मैथमेटिशियन M1 M2 M3 एंड M4, ठीक है, एंड 4 फिजिसिस्ट अटेंड ए कॉन्फ्रेंस. ईच पर्सन इज असाइंड a unique seat number from 1 to 8, ठीक है. Initially seats 1 to 4 are assigned to mathematician and seats 5 to 8 are assigned to physicist. Okay. At a tea break, they all leave their seat. When they return, they sit randomly in the 8th seat. What is the number of ways they can be seated such that कोई भी मैथमेटिशियन अपने जगह पे नहीं बैठा था. ओके, मतलब डीरेंजमेंट लगेगा. कोई भी फिजिसिस्ट अपने जगह पे नहीं बैठा था, मतलब डीरेंजमेंट लगेगा. मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी. Sorry, no mathematician sits in a seat originally assigned to a physicist. Okay, मतलब कोई भी मैथमेटिशियन 5 से 8 पे नहीं बैठा है और कोई भी मैथमेटिशियन अपने ओरिजिनल सीट पे नहीं बैठा है. इसका मतलब मैथमेटिशियन कितने थे बच्चों? M1 M2 M3 M4. तो इस चारों में अपना डीअरेंजमेंट देख लेंगे, D4. सिमिलरली कोई भी फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन की जगह पे नहीं बैठा है, तो इसका मतलब फिर से D4 हो जाएगा. किसके लिए? फिजिसिस्ट के लिए. तो टोटल तरीका कितना हो गया? नाउ D4 हमें पता है 9, ये किसके लिए? फॉर मैथ्स. और D4 इज अगेन 9, ये किसके लिए? फॉर फिजिक्स. तो एक बात बताओ, टोटल वेज कितना हो जाएगा? 9 × 9 दैट इज इक्वल टू 81. डन. 81 इज द आंसर.
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर भी बहुत बड़ा, और डी अरेंजमेंट के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, ABCD exchange gifts. Each student brings one gift and receive one gift. Okay. A derangement occurs if no student receives their own gift. What is the probability that after the exchange an even number of students receive their own gift? Now this is good question. यहाँ पे क्या कहा है? n is equal to 5. ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कौन कौन है? ABCDE, ठीक है। सो गिफ्ट कितने तरीके से एक्सचेंज हो सकता है? गिफ्ट्स एक्सचेंज कैन टेक प्लेस इन, कितने तरीके से कर सकता है? तो दिस इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 120 तरीका, ठीक है। लेकिन होना क्या है, सुनो, एक्सचेंज होने के बाद गिफ्ट जो होना चाहिए वो इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपना गिफ्ट मिलना चाहिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन even number of students receive their own gift, ठीक है, अपने ही गिफ्ट को रिसीव करे, ठीक। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देयरफॉर PK इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज एग्जैक्टली K स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, K स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, ठीक है, अपना गिफ्ट मिल जाए उसको, इसके लिए वो ये कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि आफ्टर द एक्सचेंज एन इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, बाकी के लिए क्या हुआ है वो देखा जाएगा, लेकिन इवन नंबर वाले को मिलना चाहिए अपने गिफ्ट ओरिजिनल जगह पे। सो हाउ डू वी डू इट? तो एक तरीका है क्या, K कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है? सो K वेरी कर सकता है 0 से लेके 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल जो होगा, सो देयरफॉर 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू PK, मतलब अगर K 0 लेंगे तो कोई भी अपना जगह पे रिसीव नहीं करा है गिफ्ट, एक स्टूडेंट अपना गिफ्ट रिसीव करा है, 2 स्टूडेंट अपना ही गिफ्ट रिसीव करा है, 3 स्टूडेंट अपना गिफ्ट रिसीव करा है, 4 स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट, ये मिला के 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक। अच्छा, एक और बात, हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जब नंबर ऑफ वेज K स्टूडेंट्स एग्जैक्टली K स्टूडेंट्स गेट देयर ओन गिफ्ट, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो दिस इज n-c-k-t-n-k, ये हम लोग पढ़े पार्शियल डिअरेंजमेंट। n में से पहले k स्टूडेंट को चूज कर लो, उसके बाद बाकी n-k स्टूडेंट के लिए क्या लगा लो? डिअरेंजमेंट, ठीक है। सो पहला तो हमें ये बात पता है, डिअरेंजमेंट ऑफ 0 ऑब्जेक्ट 1 होता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, डिअरेंजमेंट ऑफ 0 ऑब्जेक्ट क्या होगा? 1, इसको ऐसे ही मान लेते हैं। डिअरेंजमेंट ऑफ 1 ऑब्जेक्ट कितना होगा? 0। डिअरेंजमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट कितना होता है बच्चों? डेट इज़ 1। और डिअरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट कितना होता है? 2। डिअरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट 9 एंड डिअरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट 44। सो P0 मतलब P0 मतलब 0 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं करो और D5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 5 का डिअरेंजमेंट करना है, पाँचों का डिअरेंजमेंट करना है, तो कितना हो जाएगा? 5C0 कितना होता है? 5C0 इज़ 1। 5C0 कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो ऑफ कोर्स दिस विल गेट कैंसल्ड, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, सो दिस इज़ 1 इंटू D5 दैट इज़ 44, तो ये 44 हो गया। ये क्या है? 0 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, किसी को भी नहीं मिला, ठीक। अच्छा, फिर P1 हो सकता है। P1 का मतलब क्या है? 5C1 इंटू D4, 5 में से किसी एक को मिल गया, बाकी को नहीं मिला, तो D4 कितना होता है? 9, सो दिस विल बी 45। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट। फिर P2 कितना हो जाएगा? 5 में से 2 को चुन लो, फिर D3 कर दो,
5C2 क्या होता है 10, D3 कितना होता है, D3 इज़ 2, सो दिस इज़ 20। यहाँ पे एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट होगा। ठीक, अब P3 की बात करें, 5 में से कोई 3 और यहाँ पे D2, सो 5C3 कितना हो गया, डेट इज़ 5C2 10, 10 इंटू 2। अच्छा D2 कितना होगा, D2 इज़ 1, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, डेट इज़ 10। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट है। ठीक है, देन P4 क्या हो जाएगा, 5C4 इंटू D1, सो D1 कितना होता है, D1 इज़ 0, तो आंसर ये क्या होगा 0। मतलब अगर सिंपल सा बात है, अगर चौथा स्टूडेंट, अगर 4 स्टूडेंट को अपना गिफ्ट मिला तो पांचवा को भी तो मिलेगा ही ना। तो एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, एग्जैक्टली 4 स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, तो ये 0 है। तो P5 क्या होगा, 5C5 इंटू D0। अब 5C5 क्या है 1, D0 कितना 1, सो पाँचों स्टूडेंट को अपना गिफ्ट मिले तो एक ही तरीका है, इसका मतलब एवरीवन गेट्स देयर ओन गिफ्ट, एवरीवन गेट्स देयर ओन गिफ्ट, अपना गिफ्ट सबको मिल जाता है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये कितना आ रहा है, टोटल वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं, 44 और 45 कितना हो गया, 89, 89 और 20, 109, 119, 119 एंड 120, सुपर। तो इसका मतलब पीके का वैल्यू तो करेक्ट है। अब करेक्ट है तो हमें क्या चाहिए था, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव देयर ओन गिफ्ट, रिसीव देयर ओन गिफ्ट, अपना गिफ्ट इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव करें, तो उसके लिए क्या केस हो जाएगा, डैट विल बी P0 प्लस P2 प्लस P4। P0 कितना आया था, मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अपना गिफ्ट ना रिसीव करे तो 44, 2 स्टूडेंट अगर करे तो 20 और 4 स्टूडेंट अगर करे तो 0, सो बेसिकली दिस इज 64। हो गया डन, इसी इतने तरीके से। लेकिन इसने पूछा क्या, इसने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल, नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल कितना हो गया 64 और इधर कितना है 120, सो इफ़ इट गेट्स कैंसल्ड 4 से 8 से घटाते हैं 15 8 120 एंड दिस इज 8, सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज 8/15, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंसिडर द परमुटेशन। अच्छा, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था मैं इसको कहूँगा दिस इज़ मोर देन IIT एडवांस। IIT एडवांस के लिए भी कह सकते हो दिस कैन बी वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ठीक है, IOQM के लिए तो है ही, IOQM के लिए तो है ही, दिस इज़ प्योर IOQM, बट IIT एडवांस के लिए भी दिस कैन बी वन ऑफ द नाइस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसिडर द परमुटेशन ऑफ द नंबर 1 2 3 4। ए परमुटेशन इज रिटन इन साइकिल नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, मतलब ये ऐसे लिखा है 1 और 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, 1 मतलब 1 अपने से मैप कर रहा है, फिर 2 3 से, 3 4 से और 4 किस से 2 से। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब यही होता है, साइक्लिक परम्यूटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कहा सुनो, डिरेंजमेंट एक परम्यूटेशन है जिसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब कोई साइकिल नहीं है लेंथ 1 का, मतलब एक्चुअली ये डिरेंजमेंट है, दिस इज डिरेंजमेंट। ठीक है, अब कहा क्या है, हाउ मेनी डिरेंजमेंट्स ऑफ 1 2 3 4 कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 साइकिल्स। ठीक है, अब एक बात सोचो, कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 साइकिल मतलब 2 साइकिल चाहिए एग्जैक्टली, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो इसमें क्या क्या डिरेंजमेंट होगा, सो डिरेंजमेंट 4 एलिमेंट्स का क्या होगा, 4 एलिमेंट्स के डिरेंजमेंट में पहले 4 साइकिल भी आ सकता है, 4 साइकिल, 4 साइकिल का मतलब क्या है, 4 एलिमेंट्स फॉर्म है सिंगल साइकिल, 4 एलिमेंट्स फॉर्म अ सिंगल साइकिल। अच्छा ठीक है, सिंगल साइकिल। अच्छा, क्या 3 साइकिल्स वाले हो सकते हैं, नहीं, अगर 3 साइकिल वाले होंगे तो एक भी आ जाएगा, और इसने कहा है कि कोई भी साइकिल लेंथ 1 का नहीं होना चाहिए, तो और क्या हो सकते हैं 2 साइकिल्स। अब 2 साइकिल का मतलब, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स स्प्लिट इनटू 2 साइकिल्स हो गया, इनटू
2 साइकिल्स, बस इतना ही कर सकते हैं। तो 2 साइकिल्स में कैसे, जैसे 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। इसमें एक बात याद रखना, ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर डजेंट मैटर। ऑर्डर डजेंट मैटर का मतलब क्या है, 3 4 पहले हो और 1 2 बाद में, ये भी चलेगा, ठीक है, डन। सो इसका मतलब क्या होगा कि हाउ टू काउंट, कैसे काउंट कर सकते हैं, तो देखते हैं। पहला, इसमें डिअरेंजमेंट डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं, चेक करते हैं कि 2 साइकिल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो टोटल मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, स्टेप वन, चूज 2 एलिमेंट्स, फ्रॉम 4, 4 में से चुनने का 2 तरीका, 4C2, 4 ऑब्जेक्ट है, 4 में से 2 चुने, तो इसका तरीका कितना है, 4C2, ठीक है, 4C2 चुन लिए। अब क्या है, स्टेप टू, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स चुनना पड़ेगा, रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स। अब रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स कैसे चुनेंगे, तो इसका भी तरीका है, 2 में से 2 चुनने हैं, तो 2C2, ठीक है। अब स्टेप थर्ड, रिमूव ओवर काउंटिंग। क्यों ओवर काउंटिंग, मैं तुम्हें एक बात बोला, 3 4 1 2 इज सेम एज 1 2 3 4, हाँ या ना, ये साइकिल तो सेम है, तो यही 3 स्टेप है, कर लो। तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चुन लिए, फिर 2 में से 2 चुन लिए, फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू, डन, हो गया। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इज 4C2 कितना होता है, 4C2 इंटू 2C2 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी द आंसर। तो 4C2 इज 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना हो गया, 3। तो 3 ऐसे साइकिल्स होंगे, मतलब 3 2 साइकिल्स वाले होंगे। अच्छा, तुम कहोगे सर हाउ इज इट ट्रू, तो हम कह सकते हैं कि देखो 4 साइकिल था, 4 साइकिल का डिरेंजमेंट करने का तरीका कितना है, D4 कितना होता है, D4 इज 9। अब 9 में से देखो 3 दो वाले साइकिल हो गए, तो क्या 4 साइकिल कितने होंगे, 4 साइकिल मैं लिख के दिखा सकता हूँ, देखो याद रखना, अरे साइक्लिक परमुटेशन जैसा क्वेश्चन है, जैसे 1 2 3 4, इसको बैठाने का तरीका कितना है, तो n-1 फैक्टोरियल होता है, n-1 मतलब 4 हैं, तो टोटल 3 फैक्टोरियल, डेट इज 6 तरीका। तो 4 साइकिल वाले परमुटेशन कितने हो जाएंगे, 4 साइकिल वाले, ये भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 2 3 4 होगा, फिर एक काम करो 3 और 4 को एक्सचेंज कर लो, 1 2 4 3 होगा, ठीक, फिर 1 और 3 को एक्सचेंज कर लो, 1 3 2 4 होगा, तो 1 3 के साथ 4 2 भी होगा, अच्छा फिर 1 के साथ 4 ले आओ, 2 3 होगा, और 1 4 3 2 होगा, हो गया 6 परमुटेशन, ये 3 परमुटेशन 2 साइकिल का, काम खत्म, ठीक है, डन। दिस क्वेश्चन सेज you have 4 distinct books, B1 B2 B3 B4 and 4 distinct slots on a shelf, S1 S2 S3 S4. Initially BI is in SI. You arrange the books such that no book is in its original slot, मतलब डिरेंजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। बुक B1 इज नॉट इन स्लॉट S2, मतलब सेकेंड कंस्ट्रेंट भी लगा दिया, ठीक है, कि बुक B1 जो है वो स्लॉट S2 में है, तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल होंगे, सो हाउ वुड यू डू इट, सॉल्यूशन। सो फॉर द सॉल्यूशन पार्ट प्रोसीड कैसे करें, कि इसमें कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन वन एंड कंडीशन 2 दोनों फुलफिल होना चाहिए। कंडीशन 1 क्या कह रहा है बच्चों, कि डिरेंजमेंट लगाना है D4 का, तो D4 मतलब क्यों D4 लगाना है, क्योंकि B1 B2 B3 B4 S1 S2 S3 S4 में जाता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ऐसे चाहिए कि कोई भी बुक ओरिजिनल स्लॉट में ना हो, तो D4 लग गया 9। लेकिन हमको वैसे कंडीशंस माइनस कर लें अगर, टोटल कंडीशन में, ये टोटल हो गया, टोटल इज D4, हम कह रहे हैं अगर हम वो माइनस कर लें केसेस कि नो बुक, क्या लिखा है, B1 नॉट इन स्लॉट S2, तो हम कह रहे हैं टोटल केस में अगर हम माइनस कर लें स्लॉट, मतलब डिरेंजमेंट वेयर माइनस डिरेंजमेंट वेयर B1 इज इन S2,
देन हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड केस कि जिसमें B1 S2 में ना है, वो वाला केस मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, D4 तो 9 हो गया, लेकिन डीरेंजमेंट वेयर B1 इज इन S2। अब B1 जब S2 में है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, लेट्स चेक आउट। मान लो B1 S2 में है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं B1 B2 B3 B4। ठीक है, तो पहला केस क्या हो सकता है, B1 तो S2 में, तो B2 किस में होगा, S1 में, B3 किस में होगा, S4, और B4 किस में होगा, S3। वन वैलिड कंडीशन ट्रू है। अच्छा, फिर से आ जाओ, B1 B2 B3 B4, फिर से B1 S2 में है। अब B2 किस में हो सकता है, B2 मान लो S3 में हो सकता है, B3 किस में हो सकता है, S4 में हो सकता है, B4 किस में हो सकता है, S1 में। ये एक केस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, और देखा जाए B1 B2 B3 B4 ये कर सकते हैं। तो B1 S2 में तो है फिक्स। अच्छा, B2 S4 में भी तो हो सकता है, B2 S4 में। तो B3 किस में होगा, S3 में नहीं होगा, S1 में होगा। और B4 किस में हो गया, S3 में। ये भी तो एक वैलिड केस है। और बस यही 3 वैलिड केस है, तुम कोई भी केस निकालो, उसके बाद नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि एक जगह तो फिक्स कर दिया गया है। तो टोटल केसेस कितने हुए, 3। तो टोटल मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, B1 S2 में तो 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड केस। 6 इज द रिक्वायर्ड केस। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो अरेंजमेंट्स कैसे पॉसिबल है, तो 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सुपर्ब। रेस्ट्रिक्शन एडिशनल लगाया जा सकता है डीरेंजमेंट के क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर डीरेंजमेंट इज बीइंग डिस्कस्ड इन सच डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या कहा, कंपनी के पास 6 एम्प्लॉई है, E1 E2 E3 टिल E6। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टीम्स, टीम A E1 E2 E3 एंड टीम B E4 E5 E6। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखते चलते हैं। टीम A कौन है, टीम ए है E1 E2 E3, ओके। और टीम बी कौन है बच्चों, टीम बी इज E4 E5 E6। ठीक है, E4 E5 E6, ओके। ईच एम्प्लॉय यूजुअली वर्क्स ऑन ए कंप्यूटर असाइंड टू देम। अच्छा, सारे कैसे वर्क करते हैं, जो उनको कंप्यूटर असाइंड है। ऑन ऑल डे वन डे all 6 employees randomly select a computer from the 6 available computers. How many ways can they choose computers such that no employee gets their own computer? इसका मतलब derangement, मतलब they are asking for derangement, okay। जैसे ही no employee gets their own computer बोला तो derangement पूछा जा रहा है। Second constraint important है, no employee gets a computer originally assigned to an employee from their own team। अच्छा, जैसे E1 के लिए अगर C1 C2 C3 था और इसके लिए C4 C5 C6 था, तो याद रखना जैसे E4 के लिए क्या क्या प्रोहिबिटेड ऑप्शन है। E4 कैन नॉट टेक C4, कैन नॉट टेक C5, कैन नॉट टेक C6, ये 3 कंप्यूटर्स नहीं ले सकता। तो E4 के पास वैलिड ऑप्शन क्या है, वैलिड ऑप्शन कंप्यूटर्स के लिए तो C1 C2 C3, ये 3 वैलिड ऑप्शन है। ठीक है, सिमिलरली E5 के लिए भी वैलिड ऑप्शन क्या है, और C1 C2 C3। सिमिलरली E6 के लिए भी वैलिड ऑप्शन क्या है, C1 C2 C3। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये 3 बंदा इस टीम का, टीम बी का, अगर कोई भी यहाँ पे ऑक्यूपाई करे कंप्यूटर C1 C2 C3, ये तो डिरेंजमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, टीम बी कंप्यूटर ऑफ टीम ए टेक्स कंप्यूटर ऑफ टीम ए, तो ये तो डिरेंजमेंट ही है। ठीक है, सो दिस विल बी D3। D3 क्यों बोलेंगे, यहाँ तो कोई भी चूज करना है तो D3 लगाने की जगह, नाउ दिस इज अमेजिंग, यहाँ D3 नहीं लगाओ। D3 नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि टीम बी में से कोई भी बंदा उठा लो, उसको ये 3 कंप्यूटर में से कोई भी दे दो, ठीक है, तो वो डिरेंजमेंट ही होगा। सी अंडरस्टैंड, क्वेश्चन डिरेंजमेंट का है, लेकिन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो विद द फॉर्मूला। क्यों, यहाँ पे डिरेंजमेंट में कुछ एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। तो E4 में, E4 को चूज करे, चूज E4, ही हैज 3 ऑप्शंस, हाँ या ना, कौन सा, C1 C2 C3, ये चूज कर लिया। अब चूज करते हैं E5, इसके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शंस। ठीक है, क्यों, यहाँ पे कोई तो चूज कर चुका होगा ना E4, फिर चूज E6, इसके पास कितने ऑप्शन बचे, तो E1 ऑप्शंस।
ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने वेज हो गए, 6 वेज। किसके पास, टीम बी के पास। सेम सेम फॉर टीम ए, सेम फॉर टीम ए। तो एक बात बताओ, अब टीम बी के पास भी 6 ऑप्शन है, टीम ए के पास भी 6 ऑप्शन है, टोटल वेज कितने हो गए, देयरफॉर टोटल वेज दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36 वेज, 36 वेज। तो टोटल हो गए 36 तरीके, और 36 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज 36। तो देखो यहाँ पे दिस इज अमेजिंग। क्यों, क्वेश्चन डिरेंजमेंट का था, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट द डिरेंजमेंट, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू परम्यूट। ठीक है, चूज द अरेंजमेंट। डन, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी टफ। और डिरेंजमेंट का एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो दिस इज वन ऑफ द काइंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कंसिडर 6 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 S4 S5 S6। ठीक, ईच स्टूडेंट SI हैज ए यूनिक ID कार्ड CI। मतलब लिखते चलते हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S5 एंड S6 आर देयर, S5 S6 आर देयर। ठीक है, सारे का कार्ड क्या है, C1 C2 C3 C4 C5 C6। डन, ये है करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट ID कार्ड। अब क्या कहा, they all toss their ID cards into a hat, then each student randomly draws one ID card from the hat. Okay, what is the number of ways the cards can be drawn such that exactly 3 students draw their own ID card? Okay, or remaining 3 students who draw a wrong card, constraint देखो, who draw a wrong card, none of them draw a card whose ID numbers differs from their own ID number by exactly 1। जैसे सिंपल बात है, स्टूडेंट 1 जो है वो C2 नहीं ड्रॉ कर सकता, 2 जो है ना ही C1 ड्रॉ कर सकता है ना ही C3, जैसे S6 C5 नहीं कर सकता, मतलब कंसिक्यूटिव आगे पीछे नहीं कर सकता। 2 का गैप हो सकता है, 1 का गैप हो सकता है, 3 का गैप हो सकता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, सो दिस मेक्स द क्वेश्चन एपिक। ठीक है, सो हाउ डू वी डू इट, कैसे करा जाए, लेट्स सी। सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मान लो स्टेप 1 ऐसा हो सकता है कि हम तो पहले चूज कर लें, 6 में से 3 स्टूडेंट चूज करते हैं। तो 6 में से 3 स्टूडेंट चूज करने का तरीका 63 654 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज 20। ठीक है, 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, सुनो, स्टेप 2 इज इंपॉर्टेंट। स्टेप 2 मतलब कोई भी 3 स्टूडेंट है, जैसे SA हो सकता है, SB हो सकता है, SC हो सकता है। ठीक, और ओरिजिनल कार्ड्स क्या है, CA CB C और C। ठीक है, क्या बोला है, ID कार्ड ड्रॉ करे, अपना ना हो। ठीक है, और डिफरेंस जो हो वो 1 ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डोंट ड्रॉ ओन कार्ड। साथ में क्या दे रखा है कि जो जैसे A माइनस B, मतलब कोई भी रैंडम मान लो SX और CY है, तो जब भी ड्रॉ करता है तो X माइनस वाई का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 ना हो। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज S1 S2 S3 है। ठीक, और यहाँ पे C1 C2 C3 है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि सपोज ऐसा होता है कि S1 C2 उठाता है, फिर S2 C3 उठाता है और S3 C1 उठाता है, तो क्या ये अलाउड है? देखो, इसके लिए तो डिफरेंस 1 हो गया, तो ये तो कर नहीं सकता, ये भी कर नहीं सकता, ये हो सकता था, बट डिरेंजमेंट करने के लिए तो तीनों पॉसिबल केसेस होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, दिस इज इनवैलिड, सो डिरेंजमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, सो ये इनवैलिड हो गया, समझ में आया? अच्छा, तुम बोलोगे सर S1 अगर C3 उठा लेता, लेकिन फिर भी तो वही होता कि S2 को C1 उठाना पड़ता और S3 को C2, सो ये तो पॉसिबल केस है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, सो डी इनवैलिड हो गया। डन। अब इसका मतलब क्या है, अगर 3 स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव है, 3 स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव, तो कोई भी डिरेंजमेंट नहीं हो सकता। 3 स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव, नो डिरेंजमेंट एक्सेप्टेड। क्यों? अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंस्टेंट। ठीक है, सेकंड कंस्टेंट लगाने के बाद ये हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा हो गया बच्चों
कि मान लो सपोज अब हम चुनते हैं S1, S3 और S5. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, बाद में हम लोग जनरलाइज कर लेंगे. और C1, C3, C5 ये चुन रहा. तो S1 मान लो C3 के पास आया, ठीक है. S3 मान लो C5 के साथ आया, S3 C5 के साथ, और S5 जो है वो C1 के साथ. तो क्या ये अलाउड है? इसका गैप कितना 2, इसका गैप कितना 2, इसका गैप कितना 4. ट्रू है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. तो ये डिरेंजमेंट क्या है? वैलिड. वैलिड. इसका मतलब जब भी हम ऐसा अरेंजमेंट चुनेंगे जिसमें कि एक एक का गैप हो, एक एक गैप, तो वैलिड डिरेंजमेंट देगा. तो वैलिड डिरेंजमेंट देगा. ट्रू है, ठीक है. दिस इज ट्रू, वैलिड डिरेंजमेंट देगा. अच्छा, सो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं. लेट्स सी, लेट मी गिव सम एडिशनल पेजेस. डन बच्चों. सो कहां तक हुआ था? एक एक गैप है तो वैलिड डिरेंजमेंट देगा. डन. वैलिड, नॉट वैलिड. डन. ओके. नेक्स्ट. अब क्या हो सकता है? तो एक काम करते हैं, इसको एक तरीका बना लेते हैं चुनने का. कैसा? कि पहला केस वन ऐसे चुनते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी स्टूडेंट हम चुन रहे हैं, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे SB SC था, ठीक है, और हम जब चुन रहे हैं CA CB और CC, तो बस एक बात ध्यान रखना है कि SA जो है वो CA-1 और CA+1 ये तीनों नहीं चुन सकता है, नहीं चुन सकता. ठीक है. सो अगर ये डन है तो समझ में आ जाएगा. तो केस 1 में क्या चल रहा है? 3 chosen स्टूडेंट्स आर कंजिक्यूटिव. ठीक है, कंजिक्यूटिव है. तो कंजिक्यूटिव वाले में तो कोई भी वैलिड अरेंजमेंट नहीं होगा. 0 वैलिड अरेंजमेंट. नहीं, डिरेंजमेंट की बात कर लें, कोई भी वैलिड डिरेंजमेंट नहीं होगा. ठीक है. केस 2 की अगर बात करें, केस 2, 3 स्टूडेंट्स हैव 1 गैप. अब ये 1 गैप का मतलब क्या है? 1 गैप का मतलब है जैसे 1, 2 और 4. ठीक है. सो अगर मान लो फिर से ऐसा है कि सपोज मान लो 1, 3 और 4 और जितने भी ऐसे केसेस हैं, तो इसमें क्या हो सकता है? नहीं हो सकता. ऊपर में देखे थे जब एक गैप था तो भी 0 वैलिड डिरेंजमेंट थे. डिरेंजमेंट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए केसेस क्या होंगे? कोई 2 ऐसे होंगे जिसके लिए डिफरेंस 1 आ जाएगा. जैसे यहीं पे चुनो ना, 3 स्टूडेंट्स का 1 गैप का मतलब क्या है? सिंपल है. मान लो मैं ऐसा चुना, S1, S2, S4. इनके कार्ड्स क्या क्या होंगे? C1, C2, C4. सिंपल सी बात है. S1 को मान लो C2 मिला, S2 को मान लो C4 मिला, और S4 को मान लो C1 मिला. तो देखो ये वाला तो वैलिड केस नहीं है, ये वैलिड केस था, ये वैलिड केस था, लेकिन एक तो नहीं हुआ ना. तो हमेशा इस केस में क्या होगा? 0 वैलिड डिरेंजमेंट होंगे. केस 3 ले लेते हैं. केस 3 मतलब स्टूडेंट्स हैव 2 गैप्स. स्टूडेंट्स हैव 2 गैप्स. स्टूडेंट्स चूजन हैव 2 गैप्स. अब 2 गैप्स वाले कैसे हो सकते हैं? तो वही है कि 2 गैप्स के लिए जैसे एक एग्जांपल है, मान लो 1, 3, 5. मान लो स्टूडेंट 1 चुने, स्टूडेंट 3 चुने, स्टूडेंट 5 चुने, C1 चुने, C3 चुने, C5 चुने. तो ये तो वैलिड केस था. कैसे? मान लो S1 C3 चुनता है, S3 C5 चुनता है, और S5 C1 चुनता है. तो ये तो वैलिड केस है. ट्रू. तो इस केस में अब ऐसे कितने सबसेट्स बन सकते हैं? हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी देयर? तो एक तो 1, 3, 5 वाला हो सकता है, 1, 3, 5. फिर 1, 3, 6, इसमें एक से ज़्यादा गैप है तो ये तो ट्रू होगा ही. ठीक है. फिर 1, 4, 6, ये भी ट्रू है. फिर 2, 4, 6 ये भी होगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो 4 सेट्स, मतलब स्टूडेंट्स चूजन हैव 2 गैप्स. 2 गैप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 1, 4 और 6, इसके बीच में 2 गैप तो आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. हैव 2 गैप्स मतलब हम मिनिमम कर देते हैं, मिनिमम. ठीक है. 1, 3, 5 ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है.
ठीक। अच्छा, अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो क्या 1 4 5 लिया जा सकता है? कैन वी टेक लाइक दिस? इसके लिए तो इंडिविजुअल केस देखना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो जितने भी कंसेक्यूटिव गैप्स वाले हैं वो तो नहीं लिए वैलिड, तो 1 3 5 वाले वैलिड है, दिस इज वैलिड, ठीक है। 1 3 6 वाले भी वैलिड होंगे, दिस इज वैलिड। लेकिन अगर मैं ऐसा ले लूं 1 4 5, तो ये तो 1 गैप वाले हो जाएंगे, वो तो इनवैलिड होंगे। 1 4 6 ये तो ले चुका हूं, ये भी वैलिड केस है। अच्छा, अगर 1 5 6 लेता हूं, 1 5 6 तो वो कंसेक्यूटिव वाले में आएगा। फिर 2 3 4, सपोज 2 3 4 लेता हूं तो वो भी नहीं होगा, नहीं हो सकता, 2 4 6 ले ही लिया। सो इतने ही केस पॉसिबल है, इतना केस पॉसिबल है। अब इसमें से वैलिड डिरेंजमेंट किस में दे सकता है? तो 1 3 5 में दे सकता, 1 3 6 में दे सकता, 1 4 6 में दे सकता है और 2 4 6 में दे सकता है, ट्रू। बाकी किसी में नहीं देगा, ठीक है। करके देख लो, 2 गैप्स मिनिमम है, 3 गैप अगर लोगे, चलो 3 गैप लेते हैं, तो 6 स्टूडेंट था, तो मान लो ऐसा लिए 1 4, अगला तो 6 लेंगे ही, तो ये केस हो ही चुका है। अब लेंगे मान लो 2 5, तो फिर तो अगला 6 लेना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। सो दिस आर द ओनली केसेस। अब इसमें डीएरेंजमेंट नाउ, अब देखो डीएरेंजमेंट लगेगा, सुपर्ब। नाउ डीएरेंजमेंट लगेगा, ये D3 का केस है, तो D3 में कितने केस होते हैं? 2। इसमें भी कितने केस होंगे? 2। इसमें भी कितने केस होंगे? 2। और इसमें भी कितने केस होंगे? 2। तो टोटल डीरेंजमेंट कितने हो गए? क्योंकि 4 सेट्स थे, 4 सेट्स containing 3 elements each, 3 elements each with D3 equal to 2, सुपर्ब, डीरेंजमेंट हो गया। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा? देयरफॉर टोटल वेज फॉर द deranged स्टूडेंट्स, फॉर द deranged, सो दिस विल बी नाउ, यहाँ पे deranged का मतलब देयर कैन बी समथिंग एल्स, सो दैट्स वाई टोटल वेज फॉर द deranged, जस्ट डन। तो D3 इंटू 4 सेट्स, सो डैट इज 4 इंटू 2, डैट इज 8। लेकिन अभी एक चीज़ तो है, देयर फॉर टोटल वेज, अभी हमें स्टूडेंट भी तो सेलेक्ट करने थे, 6 में से 3 सेलेक्ट करा था और 8 तरीका यहाँ पे हो गया, तो 20 इंटू 8, सो डैट इज इक्वल टू 160। सो डन। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 160।